उज्बेकिस्तान 3 भारत 0 कुछ ऐसा रहा मैच का हाल। देखो यार, मैच के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि देखो सबने मैच देखा और सबको पता है कि आज हमारी टीम का परफॉर्मेंस कैसा था और हमारी टीम को भी कहां पर अच्छा होने की जरूरत है। बजाय इन चीजों के आज मेरे मन में कुछ पॉइंट्स है जिनके बारे में मैं बात करना चाहूंगा और आप लोगों को बताना चाहूंगा, क्योंकि जो पॉइंट्स है ना मेरे अंदर, ये ना काफी टाइम से चलते आ रहे हैं और मैंने सोचा आज सही मौका है इनके बारे में बात करने का। तो ये कुछ जरूरी बातें हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग सुने और एंड तक इन बातों के साथ जुड़े रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं यही वो चीजें हैं जो हमारी इस भारतीय टीम के अंदर कहीं ना कहीं कमियों को झलकाते हैं। क्योंकि आज जो ये मैच था ना, ये ना दो हाफ की कहानी है। पहला हाफ ऐसा था कि हमारी भारतीय टीम तो अपने आईएसएल वाले मोड पे होती है, उनको लगता है आईएसएल का कोई मैच खेल रहे हैं, तभी अचानक से पलंग झपकते 2-3 गोल पड़ते हैं और उनको ध्यान आता है अरे हम तो एशियन कप में उज्बेकिस्तान के सामने खेल रहे हैं। लेकिन जब तक टीम को ये चीज समझ आती है तब तक काफी देर हो चुकी होती है और जब फिर टीम अटैक बनाने की कोशिश करती भी है और कई बार टीम गोल के पास भी आती है, लेकिन वहां पर टीम का लक साथ नहीं देता। मतलब 2-3 गोल मारने के बाद तो उज्बेकिस्तान की टीम खुद थोड़ा डिफेंसिव मोड पे चली गई थी और भारतीय टीम को अटैक पर आने का मौका दे रही थी। लेकिन भारतीय टीम ने अटैक पर रहने के बावजूद भी उतने अटैक नहीं बनाए होंगे जितने उज्बेकिस्तान की टीम ने डिफेंस में रहकर अटैक बना दिए और गोल के नजदीक आई। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि माइंडसेट और टेक्निकलिटी का कितना फर्क है दोनों टीमों के बीच, दोनों टीमों के खिलाड़ियों में टेक्निकल लेवल का कितना फर्क है और हमारी लीग और उज्बेकिस्तान की लीग में कितना फर्क है। क्योंकि अगर आपको याद हो, जब मैंने उज्बेकिस्तान और भारत के मैच के ऊपर प्रीव्यू बनाया था ना, तो मैंने वहां पर साफ साफ बोला था कि हमारे भारतीय डिफेंस जितना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौकन्ना था ना, उससे कहीं ज्यादा इनको उज्बेकिस्तान के सामने रहने की जरूरत है और वैसा ही हुआ। पलंग झपकते हुए उज्बेकिस्तान की टीम ने पहले ही हाफ के अंदर 3 गोल दाग दिए। और खैर अब इन सब बातों को साइड हटा के सीधा मैं मुद्दे की बात पर आना चाहूंगा। अब देखो जो मेरे पास पॉइंट्स है ना, मैं सीधा उनके बारे में बात करता हूँ। देखो सबसे पहला पॉइंट हमारी टीम का ये आता है कि हमारी टीम का जो डिफेंस है वो कितना कंसिस्टेंट है। क्योंकि अगर हम पहले मैच की बात करते हैं ना हमारी टीम के डिफेंस की, ऑस्ट्रेलिया के सामने हमारा डिफेंस ऐसा था कि भैया सारे लोग बोलने पर मजबूर हो गए थे कि ये भारतीय टीम इस बार कुछ अलग तरीके से आई है इस एशियन कप के अंदर। लेकिन तब भी हम कुछ ऐसे गोल्स खाते हैं जिसको देख के लगता है अरे यार ये इतने सिली गोल खाने की क्या जरूरत थी, जब आप ऐसे मौके रोक सकते हो तो ये तो आपको रोक लेने चाहिए थे। और वही सेम डिफेंस जो ऑस्ट्रेलिया के सामने था, वही आज उज्बेकिस्तान के सामने कुछ ऐसा लग रहा था कि अरे यार ये वो डिफेंस नहीं है जो हमने ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में देखा था। मतलब स्टार्टिंग ही मैच की सबसे पहले तो सिली गोल खाने से होती है, और स्पेशली गुरप्रीत सिंह संधू, जिन गुरप्रीत सिंह संधू को हम पहले से जानते हैं ना, ये वो सेम खिलाड़ी नहीं है। ये ऐसे सिली गोल तो पहले नहीं खाते थे जैसे ये अब खाने लगे हैं। क्योंकि आज इस डिफेंस को देखकर ऐसा लग रहा था कि जितनी मैन मार्किंग की ताकत थी ना, इन्होंने सारी अपनी ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में लगा दी थी और आज ही मैन मार्किंग करना ही भूल गए थे। पहला गोल अभी भी जाके हाईलाइट देख लेना, मैन मार्किंग नाम की कोई चीज ही नहीं थी मैच के अंदर। उज्बेकिस्तान का खिलाड़ी खुलेआम हमारे बॉक्स के अंदर खड़ा है, कोई मार्किंग नहीं है उसके ऊपर और वो आराम से गोल मारते हैं अपने हेडर के थ्रू। और सबसे हैरानी वाली बात वहां पर ये थी कि गुरप्रीत सिंह संधू के हाथों के बीच में से वो बॉल निकल कर गई, लेकिन वो उसको रोक नहीं पाए। ये चीजें होती हैं कि यार ये ना थोड़ी सी बेसिक्स लेवल पर आ जाती हैं जो आपको कवर करनी होती हैं। लेकिन यहाँ पर हमारी टीम का डिफेंस लगभग गड़बड़ा गया मैच के अंदर। मैं कंसिस्टेंसी की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर हम फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स की भी बात करें ना, वही सेम डिफेंस था जिसने कुवैत को उन्हीं के होम ग्राउंड पर गोल के पास तक नहीं आने दिया था। और फिर वही सेम डिफेंस था जितने इतनी सिली मिस्टेक करके अगले मैच में कतर के साथ 3 गोल खा लिए थे। तो यहाँ से पता चलता है कि यार कहीं ना कहीं हमारे डिफेंस ना कंसिस्टेंट नहीं है। इवन गुरप्रीत सिंह संधू अच्छे से अच्छा मौका रोक देते हैं, लेकिन कोई नॉर्मल सा मौका आता है उस पर वो ब्लंडर कर बैठते हैं। और इवन मैं अगर इसी पॉइंट के अंदर पासिंग की भी बात करूं तो यार अगर आपने मैच थोड़ा सा ध्यान से देखा हो ना, तो आपकी अगर मनवीर सिंह और सुरेश सिंह के ऊपर नजर हो, जैसे इन खिलाड़ियों के पास बॉल आती थी ना, ये बॉल अपने पास लेकर पहले तो 10 सेकंड सोचते हैं कि बॉल के साथ किया क्या जाए। क्योंकि मैंने कितनी बार, कम से कम 4 या 5 बार मैंने ऐसे मौके देखे थे जब बॉल इनके पास थी, मिडफील्ड में सुरेश के पास थी, विंग में मनवीर सिंह के पास थी। जब बॉल को मौका होता था आगे डालने का, तब ये बॉल को अपने पास लेके पहले सोचते थे कि बॉल के साथ किया क्या जाए। और फिर जब इतनी 10 सेकंड ये सोचने के बाद जब बॉल पास करते थे ना, तो इतनी देर सोचने के बाद भी बॉल उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी के पैरों में ही जाती थी। और इतनी टैक्टिकल नॉलेज तो यार भारतीय फुटबॉल टीम के फैंस को भी है कि आप मनवीर सिंह को हर मैच में स्टार्ट नहीं कर सकते, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने कुवैत के साथ अवे मैच में गोल स्कोर किया है। जहां पर उज्बेकिस्तान वाले मैच में हमें फास्ट विंगर्स की जरूरत थी, वहां पर आप मनवीर सिंह के साथ गए जो थोड़ा बॉल को होल्ड कर खेलना जानते हैं। जहां पर हमें विंग में पहले से ही राहुल केपी जैसे खिलाड़ी के साथ स्टार्ट लेना चाहिए था, वहां पर कुछ मनवीर सिंह के साथ गए। और फिर जैसे उनको हाफ टाइम के बाद रियलाइज होता है कि अरे यार मनवीर सिंह तो वैसा खिलाड़ी नहीं है जैसा मैं चाह रहा था, फिर उसको सब्स्टिट्यूट किया जाता है और उनकी जगह राहुल केपी को लाया जाता है। अब अगर मैं दूसरे पॉइंट के ऊपर बात करूं तो यार जो दूसरा पॉइंट है ना, मैं उस पर थोड़ा सा कोच ईगो स्टीमेच के ऊपर बात करना चाहूंगा और उनके गेम प्ले के ऊपर बात करना चाहूंगा। देखो यार, जब 2019 में हमारे कोच ईगो स्टीमेच आए थे ना, तब टीम की रैंकिंग कुछ चल रही थी 98 या 100 के आसपास थी। और आज ये मैच उज्बेकिस्तान के साथ हारने के बाद हमारी टीम की रैंकिंग है 114।
4 साल हो गए हैं, कोच ने कहा था ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, गेम प्ले में फ़र्क लाया जा रहा है, जो कि फ़र्क है हमें दिखता है। अगर आप मैच के स्टैट्स के ऊपर नज़र डालोगे तो देखो टीम के पास पोजीशन है, लेकिन इंडियन भैया बात तो रिजल्ट की आ जाती है कि हम पोजीशन लेके करें क्या, जब इंडियन हमने मैच तो हारा तब भी 3-0 से ही है। और ऊपर से अब मैं पोस्ट मैच के अंदर कोच साहब से ये बात तो नहीं सुनना चाहूँगा कि भैया देखो हमारे मेन खिलाड़ी टीम में मौजूद नहीं है, हमें ट्रेनिंग के लिए कम टाइम दिया गया। भैया देखो ट्रेनिंग यहाँ पर मायने नहीं रखती। आप 4 साल से टीम के साथ जुड़े हो और ये जो 26 खिलाड़ी एशियन कप के अंदर लेके गए हो, इसमें से 20 खिलाड़ी पिछले आपके साथ 3 साल से जुड़े हुए हैं। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इनको आपकी टैक्टिक्स के बारे में पता ही ना हो, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप हर मैच के अंदर अलग प्लेइंग स्टाइल के साथ जाते हो कि आज हम इस स्टाइल से नहीं इस स्टाइल से खेलेंगे। अच्छा आज कतर के साथ मैच है तो आज हम इस स्टाइल से खेलेंगे। ये जो आप खिलाड़ी अपने साथ लेके चल रहे हो पिछले 3-4 साल से ही आप लेके चल रहे हो। क्योंकि देखो यार इन चीज़ों के बाद ना सिर्फ 2 ही चीज़ें सामने आती है कि अगर आप टीम का गेम प्ले चेंज कर रहे हो और फैंस भी चाहते हैं कि टीम का गेम प्ले बदला जाए, जो कि आपने बदल दिया, लेकिन आज फिर भी वही फैंस बात तो यही कर रहे हैं कि भैया रिजल्ट क्या रहा। ये आज इस मैच में भारतीय टीम ने उज्बेकिस्तान के खिलाफ इस गेम प्ले के साथ जितने अटैक बनाया ना, मैं कहता हूँ 2019 का एशियन कप का मैच जाके देखना भारत और यूएई का, वहाँ पर भारतीय टीम काउंटर अटैक पर खेली थी और शायद जितने अटैक इस मैच में बने हैं ना उससे ज़्यादा उस भारतीय टीम ने काउंटर अटैक पर अटैक बना दिए थे। क्योंकि अगर हमारी टीम भाई डिफेंस पर खेल भी लेती है तो उसमें बुराई क्या है। अगर आप उज्बेकिस्तान के साथ भी थोड़ा उस स्टाइल के साथ चले जाते जैसे हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गए हैं तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि आज लोग तो तब भी बात तो रिजल्ट की ही कर रहे हैं। अब लोग फीफा वर्ल्ड कप के अंदर मोरक्को की टीम की बात करते हैं कि वो टीम सेमीफाइनल तक गई थी, लेकिन भैया अगर आप मोरक्को की टीम के ऊपर नजर डालोगे, उनके जो खिलाड़ी है वो तो टॉप 5 लीग्स के अंदर ही खेल रहे हैं, तब भी वो टीम अपने काउंटर अटैकिंग स्टाइल के साथ गई और उसी काउंटर अटैकिंग स्टाइल के साथ वो टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। क्वार्टर फाइनल में अगर आप देखोगे पुर्तगाल के साथ, जितने पुर्तगाल ने ऑन शॉट टारगेट लिए थे उससे क्या फर्क पड़ा, वही सेम चीज मोरक्को की टीम ने सिर्फ 1 या 2 शॉट टारगेट पर लेके मैच को जीत के अपने नाम कर लिया। क्योंकि इंडियन तो रिजल्ट ही मैटर करता है। क्योंकि जितने भारतीय फुटबॉल टीम के फैंस जो टीम को काफी पहले से फॉलो करते आ रहे हैं, उनको पता है जो भी नया कोच आता है वो आके यही बोलता है कि मैं अगले 2 से 3 साल के अंदर इस टीम को एशिया के टॉप 10 में लेकर जाऊंगा। लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो आज भी हम वही हैं जहां पर हम पिछले 4 साल पहले थे, इवन उससे हम नीचे आ चुके हैं। तब हम शायद 90 या 100 पे थे, आज हमारी रैंक इस मैच में हारने के बाद 114 पर आ चुके हैं हम। वहीं अगर अब मैं तीसरे पॉइंट की बात करूं तो भैया जितनी जल्दी हो सकता है ना आप इस साफ टूर्नामेंट से बाहर निकलिए। जो ये साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन के जो टूर्नामेंट हो रहा है ना, यहाँ मत खेलो प्लीज। यहाँ पर अगर जाना है ना तो अंडर 23 की टीम को भेज दो, आप जाओ किसी काफा के टूर्नामेंट में खेलो जहाँ पर उज्बेकिस्तान ईरान जैसी टीमें खेल रही है, या फिर किसी और टूर्नामेंट में जाओ जहाँ पर मिडिल ईस्ट की टीमों के साथ आपको खेलने का मौका मिले। क्योंकि वहां जाकर आपको पता चलेगा कि असली में इंटरनेशनल फुटबॉल का लेवल क्या है। हम साफ टूर्नामेंट जीतने के बाद हम ऐसे खुशी मनाते हैं जैसे हमने पता नहीं कितनी बड़ी टीमों को हराया है। देखो भैया कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है किसी भी टीम को, लेकिन अगर हम अच्छे लेवल पे जाना चाहते हैं तो हम बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव इनके साथ खेलकर हम अपनी टीम को जीतते हुए देख के खुश नहीं हो सकते। ये टूर्नामेंट साफ टूर्नामेंट जो हो रहे हैं यहाँ पर साफ सीधी बात है, अपनी अंडर 23 टीम भेजो किसी असिस्टेंट कोच के साथ, बात खत्म। क्योंकि ये जो हमारी सीनियर मेंस नेशनल की टीम है ना, अगर इनको आपको इंटरनेशनल लेवल का थोड़ा सा अच्छा एक्सपीरियंस दिलवाना है ना तो भैया इनको किसी काफा जैसे टूर्नामेंट में भेजो जहाँ पे उज्बेकिस्तान और ईरान खेल रही हैं। क्योंकि जब तक हमारी ये भारतीय टीम एशिया की टॉप टीम्स के साथ मैच नहीं खेलेगी ना, तब तक हमें लेवल ही नहीं पता चलने वाला कि हम कैसा लेवल सामने फेस करने वाले हैं। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत तो यही थी कि एशियन कप से पहले तो हमने कोई फ्रेंडली ही नहीं खेला, और फ्रेंडली भी आप खेलने लगे थे तो चाइना की टीम के साथ खेलने लगे थे जिनका वैसे ही डाउनफॉल चल रहा है। खैर आपने फ्रेंडली ऑर्गेनाइज करवाना ही था तो आप किसी ईरान के साथ भी करवा सकते थे, आप इवन उज्बेकिस्तान के साथ ही करवा लेते, सेम ही ग्रुप की टीम थी यार, कम से कम लेवल तो पता चलता कि हम कैसा लेवल फेस करने वाले हैं। क्योंकि अगर आप थाईलैंड फुटबॉल फेडरेशन की तरफ देखोगे ना, उनके फुटबॉल फेडरेशन के अंदर भैया काफी दिक्कतें चल रही हैं, लेकिन तब भी एशियन कप से पहले उन्होंने अपनी टीम का फ्रेंडली मैच ऑर्गेनाइज करवा दिया था जापान की टीम के साथ। तो यहाँ से अब साफ सीधी बात ये आती है कि आप इस साउथ एशियन के जोन से बाहर निकल के किसी दूसरे एशियन जोन के अंदर जाके टीम्स को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां पर ही आपको असली लेवल पता चलने वाला है कि हम क्या चीज फेस करने वाले हैं। और यार अगर अब मैं चौथे पॉइंट की तरफ बात करूँ ना, तो चौथा पॉइंट ये है कि लोग कहते हैं कि सुनील छेत्री हमारे इंडिया के बेस्ट स्ट्राइकर है, जो कि मैं मानता हूँ है, बिल्कुल है। लेकिन भैया दरअसल बात तो ये है कि जो हमारी ISL है उसके अंदर कितने इंडियन स्ट्राइकर्स हैं जो रेगुलर स्टार्ट कर रहे हैं सिर्फ स्ट्राइकिंग की पोजीशन पर। एक एक क्लब उठा के देख लो, ISL का स्ट्राइकर की पोजीशन पर सिर्फ फॉरेन प्लेयर खेल रहा है। इवन जो हमारे स्ट्राइकर है ना, अगर वो स्टार्ट भी कर रहे हैं ना मैच के अंदर तो विंग्स की पोजीशन पर खेलते हुए दिखेंगे आपको। आज ईशान पंडिता जब मैच के अंदर खेलने उतरे थे ना, वो 1 वर्सेस 1 सिचुएशन में डिफेंडर्स को पेस के मामले में बीट नहीं कर पा रहे थे। वो किस लिए नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि भैया वो तो स्टार्ट ही नहीं ले रहे हैं मैच में, सीधा बेंच पर बैठे रहते हैं। आपने सीधा उतार दिया उनको एशिया कप के अंदर, जाओ जाके उज्बेकिस्तान के डिफेंडर्स के सामने गोल मार के दिखाओ। मुंबई सिटी का क्लब देख लो, वहाँ पे फॉरेन स्ट्राइकर है। मोहन बगान देख लो, वहाँ पे जेसन कमिंग्स है। केरला ब्लास्टर्स देख लो, वहाँ पे डायमंड टाकोस है। तो भैया बात ऐसी है कि जब तक आप खिलाड़ियों को स्ट्राइकिंग की पोजीशन पर स्टार्ट नहीं करवाओगे ना, खासतौर पर इंडियन खिलाड़ियों को, तब तक अगले आने वाले 10 सालों में भी सुनील छेत्री ही बेस्ट स्ट्राइकर रहने वाले हैं टीम के अंदर। क्योंकि अगर आप 10 साल पहले की बात करो ना, जब ISL स्टार्ट हुआ था, देखो भैया सारी टीम्स क्या करती हैं ISL की डिफेंडर्स की पोजीशन पर और मिडफील्ड की पोजीशन पर
इंडियन खिलाड़ियों को स्टार्ट करती है, इवन गोलकीपिंग की पोजीशन पर। तो अगर आप 10 साल पहले से अब तक देखो तो हमारी गोलकीपिंग में, डिफेंडर्स में और मिडफील्डर्स के अंदर टेक्निकलिटी काफ़ी फ़र्क आया है। हमारे डिफेंडर्स देख लो, अनवर अली अलग लेवल का खिलाड़ी है। मिडफील्डर्स देख लो, जैक्सन सिंह, दीपक तांगरी, अपूया अलग लेवल के खिलाड़ी है। क्यों? क्योंकि वो रेगुलर स्टार्ट करते हैं, वो खेलते आ रहे हैं उस पोजीशन के अंदर। अब जब तक आप स्ट्राइकर की पोजीशन पर भारतीय खिलाड़ी को खिलाओगे ही नहीं तो भैया हमारा अगला सुनील छेत्री बनेगा कैसे? और अब जो मैंने ये जो 4 पॉइंट्स की बात करी है ना, ये 4 चीज़ आज के मैच के अंदर की कमियां हैं। क्योंकि इन दी एंड अगर आप शांति से एक बार अपने दिमाग में इन चारों पॉइंट्स को सोचोगे ना बैठकर, तो आपको यही लगेगा कि अगर आज पिच पर हमारी भारतीय टीम उज्बेकिस्तान के सामने किसी चीज़ में पीछे रह गई तो वो इन 4 पॉइंट्स में ही कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारी भारतीय टीम उज्बेकिस्तान से पीछे थी। क्योंकि भाई देखो, सीधी सीधी बात है, हम इंडियन फुटबॉल के फैंस हैं, हम टीम को सपोर्ट करते हैं, तो अगर ऐसी चीज़ें होती है तो हमारी उन चीज़ों के ऊपर फिर पॉइंट आउट करना भी बनता है। क्योंकि फेडरेशन का क्या है, फेडरेशन तो पिछले 20 सालों से जो करती आ रही है वो तो अभी भी वही करेगी, उनको इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक फैंस आवाज़ नहीं उठाएंगे। तो यार बस आज की वीडियो में इतना ही। आपके ओपिनियंस क्या है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे की वीडियोज़ आपके पास आती रहे। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में अगली एनालिसिस के साथ। जय हिंद।